गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैंने आपकी रिक्वायरमेंट पे यूनिट 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिया है। देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कब आता है? जब इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन्स के बाद यदि कोई इनकम रह गई है तो वो कहाँ आ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाम ही क्या है इसका? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब जब हमारी कोई ऐसी इनकम है जिसको हम ये चारों हेड्स में नहीं ले पा रहे हैं तो हम उसके लिए 5th हेड बना देते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, अब हम इसके अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी इनकम आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन इनकम डिविडेंड ऑन शेयर्स। डिविडेंड ऑन शेयर्स, तो डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी से यदि हमको कोई डिविडेंड मिल रहा है तो वो भी इसी में आएगा, है ना। अब वो डिविडेंड में बी इन फॉर्म ऑफ प्रपोज्ड और एक्चुअल, लेकिन आएगा इसी में, किसमें? अदर सोर्स के हेड में। लेकिन हम सबको पता है कि ये क्या होता है? एग्जेम्प्टेड होता है, मतलब हम इसे कंसीडर नहीं करते क्योंकि डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्स फ्री, ओके, और एग्जेम्प्टेड। ऐसे ही डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑल्सो टैक्स फ्री, ठीक है। लेकिन डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड डिविडेंड फ्रॉम नॉन डोमेस्टिक कंपनी, मतलब कौन सी हो गई ये? फॉरेन कंपनी। इन दोनों से जो डिविडेंड मिलता है दैट इज टैक्सेबल, ठीक। अब डिविडेंड की बात हो गई, तब हम आते हैं इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। तो सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उनका हम सबसे पहले बाइफरकेशन समझ लें कि जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो हमारी बेसिकली दो टाइप की होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर भी दो बाइफरकेशन होते हैं, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर भी दो बाइफरकेशन है, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। सबसे पहले हम किसके रूल देख लेते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर जो टैक्स फ्री वाली सिक्योरिटीज़ होती हैं वो तो एक्चुअली एग्जेम्प्टेड ही होती हैं। इसकी पूरी लिस्ट है बेटा बुक में, आप प्लीज़ उसे एक दो बार रीड कर लीजिए ताकि आपको जब एग्ज़ाम में कोई सिक्योरिटी आती है तो आपको ये डाउट ना हो कि ये टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो नहीं है। वैसे क्वेश्चन में जब आता है तब टैक्स फ्री के साथ में गवर्नमेंट, ध्यान रखिए दोनों कॉम्बिनेशन होने चाहिए, गवर्नमेंट भी लिखा होना चाहिए और साथ में टैक्स फ्री लिखा होना चाहिए, तभी आप उसे एग्जेम्प्टेड करेंगे। क्यों? क्योंकि टैक्स फ्री यहाँ भी लिखा है, टैक्स फ्री यहाँ भी लिखा है, लेकिन इस टैक्स फ्री के साथ में क्या लिखा है? गवर्नमेंट। तो मैंने नीचे क्या लिखा है? एग्जेम्प्टेड या टैक्स फ्री। मगर टैक्स फ्री यहाँ भी लिखा है लेकिन इसके साथ में क्या लिखा है? नॉन गवर्नमेंट। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है? गवर्नमेंट और टैक्स फ्री है दोनों हो, दोनों ही वर्ड का कॉम्बिनेशन होगा, वहीं पर एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक। अब हम आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सेकेंड कैटेगरी, दैट इज योर लेस टैक्स सिक्योरिटीज़। जो लेस टैक्स सिक्योरिटीज़ होती हैं, चूँकि है तो ये भी गवर्नमेंट के अंडर में, तो ये किसकी होती हैं? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो लेस टैक्स में आ जाती हैं। तो इसके नीचे मैंने देखिए क्या लिखा है? नेवर ग्रॉसअप। इसको कभी भी ग्रॉसअप नहीं करना। अब कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ग्रॉसअप क्या है। आपको बता दूं कि इस पे सिक्योरिटीज़ पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे जो टैक्स का रेट होता है ना बच्चों, उस पे जो टैक्स का रेट होता है वो होता है हमारा 10%। मतलब ये कि यदि आपको 100 रुपीज़ की इनकम है इंटरेस्ट से तो इसका 10% कट गया, यानी कितना कट गया? 10 रुपीज़। और आपको एक्चुअली कितना मिला? 90। तो आपको ये जो 90 दिख रहा है ना, जब आपको मिलेगा तब आपको कितना मिलेगा? 90। क्योंकि ये 10% कब कट जाता है? जब ये, जिसको हम TDS कहते हैं इन शॉर्ट में, जब ये इनकम होती है तभी टैक्स कट गया और फिर हमको ये मिला, ठीक है। तो जब हमको ये मिला तो हमें तो ये दिखा कि हमें 90 रुपीज़ मिले, जबकि एक्चुअली हमारी इनकम क्या थी? 100, है ना। तो इसको ग्रॉसअप करने का क्या मतलब होता है? ग्रॉसअप करने का मतलब होता है जो अमाउंट है इनटू क्या? इनटू 100 और इनटू 90, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 90। मतलब ये कि जब 90 रिसीव हुआ तो एक्चुअल इनकम कितनी थी? 100 रुपीज़। तो यदि फॉर एग्जाम्पल हमको दिख रहा है कि भाई इतने रुपए मिले, मतलब वो एक्चुअली इनकम क्या, मान लीजिए लिख रहा है 3600 रुपीज़ रिसीव हुआ, बैंक में दिख रहा है, बैंक की एंट्री आई, रिसीव दिस मच एज ए डिविडेंड और सॉरी एज ए इंटरेस्ट। तो एक्चुअली ये 3600 से ज़्यादा इनकम हुई थी, ठीक है ना। कितनी हुई थी इनकम?
इनकम हुई थी 4000, 4000 का 10% 400 जब डिडक्ट हो गया तब आपको ये मिला। इसलिए हम इसको कैसे क्रॉसअप करते हैं? व्हेन 90 इज रिसीव्ड अमाउंट देन एक्चुअल अर्निंग इज 100, देन वॉट एवर इज योर अमाउंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, कितना आएगा? 4000। क्लियर है? तो दिस इज द रूल ऑफ ग्रॉसअप, अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बिकॉज टैक्स रेट इज वॉट? 10%। मतलब जब 90 इनकम होती है तो एक्चुअल इनकम इज 100, तो जब 3600 इनकम हुई है तो एक्चुअल इनकम इज 4000। ठीक, तो इसको क्या कहा जाता है? इस प्रोसीजर को कहते हैं ग्रॉसअप करना, यानी एक्चुअल अमाउंट निकालना, एक्चुअल इनकम निकालना कि एक्चुअल इनकम इतनी नहीं 4000। ओके, इसको कहा जाता है ग्रॉसअप। तो जब मैं लिख रही हूँ कि नेवर ग्रॉसअप, इसका मतलब है कि ये इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो नेवर ग्रॉसअप लिखा मैंने, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है हमको, एग्जाम्पशन है इसमें 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003 यदि के क्वेश्चन में दिए हैं, तो उसमें इफ इंटरेस्ट अमाउंट इज एक्सीडिंग 10,000 देन वी हैव टू ग्रॉसअप। If the interest amount is not exceeding 10,000 then no need to gross up. Only for this is the exception for this. Okay? अब हम आते हैं इसकी सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है हमारी नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसके अंदर अगेन दो बाइफर्केशन है, टैक्स फ्री एंड लेस टैक्स। अब देखिए टैक्स फ्री यहाँ भी है, टैक्स फ्री पहले भी था, लेकिन पहले तो एग्जाम्पशन हो गया, लेकिन यहाँ तो नहीं है एग्जाम्पशन। क्यों? क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट है। तो नॉन गवर्नमेंट में यदि टैक्स फ्री है तो ऑलवेज ग्रॉसअप, ऑलवेज ग्रॉसअप। ध्यान से देखिए लिखा है, मतलब क्या करना है? जो भी अमाउंट दिया है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, दिस प्रोसीजर तो करना ही करना है। ओके, इसको क्या कहा जाता है? ग्रॉसअप करना, मतलब एक्चुअल इनकम निकालना। मतलब ये कि यहाँ पर TDS कटा है। लेस टैक्स, लेस टैक्स के केस में यदि लेस टैक्स लिखा और कोई सिक्योरिटी लिखी है, अब आपको यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। क्यों? यदि उसने अमाउंट दे दिया, कंप्यूटेड वैल्यू अमाउंट दे दिया कि भाई आपको इतना इंटरेस्ट हुआ है, तो उसको हमेशा आप क्या करेंगे? ग्रॉसअप करेंगे, ऑलवेज ग्रॉसअप। और यदि रेट भी दिया है, जैसे दिखा है 7% लेस टैक्स सिक्योरिटी 20,000, तो अमाउंट भी दिया है 20,000, रेट भी दिया है 7%, तो यहाँ हम खुद ही निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? नेवर ग्रॉसअप। हम खुद क्या करेंगे? 20,000 का 7% कंप्यूट कर लेंगे और हमारा अमाउंट कितना आएगा? 1400, हम इसे ले लेंगे। मतलब यहाँ पर हमको 1400 को ग्रॉसअप नहीं करना पड़ा। क्यों? बिकॉज रेट एंड अमाउंट इज गिवन। ठीक, बट इफ रेट एंड अमाउंट इज नॉट गिवन then we have to gross up. ओके, ठीक है, यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दे हैव गिवन कि 3600 इज योर इनकम, देन 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, ये करना पड़ेगा। और फिर हम इसको लेंगे 4000 ऐड करेंगे अपनी अदर सोर्स में। क्लियर है? यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और ये वाले क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम में, सिक्योरिटीज़ वाले। एक बार फिर से बता दे रही हूँ, सिक्योरिटीज़ में दो बाइफर्केशन है बेटा, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट के साथ में टैक्स फ्री है तो बहुत ही आराम है, क्योंकि ये सारी एग्जेम्प्टेड है। एक बार प्लीज़ इन्हें रीड कर लीजिएगा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ में यदि लेस टैक्स वर्ड लगा है, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसा लिखा है, लेस टैक्स भी और गवर्नमेंट भी है, तो हमें कभी भी ग्रॉसअप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ये सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की होती है। एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003, इफ अमाउंट इज एक्सीडिंग 10,000 देन वी हैव टू ग्रॉसअप, इफ अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग 10,000 देन नो नीड टू ग्रॉसअप। अब आते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पे। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उसमें भी यदि टैक्स फ्री हैं देन ऑलवेज ग्रॉसअप, हमेशा ग्रॉसअप करना है। ग्रॉसअप करते कैसे हैं बेटा? अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। वाई? बिकॉज TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, द रेट ऑफ टैक्स इज 10%। ठीक है, लेस टैक्स है तो क्या ध्यान रखना है कि यदि रेट है ना, इंटरेस्ट का रेट और अमाउंट कितने रुपए की सिक्योरिटी है, ये दोनों दिए हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 20,000 इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, 20,000 रुपए के सिक्योरिटी है और 7% इज द रेट।
तो फिर ग्रॉसअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं कि हमें इनकम कितनी हो रही है। 20,000 is your amount and 7% is your rate. Then we have to calculate directly कि what is the income part, फिर 1400, तो नेवर ग्रॉसअप। बट यदि कंप्यूटेड अमाउंट दे दिया, उसमें लिखा है कि लेस टैक्स, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और उसके आगे सीधे अमाउंट लिख दिया 3600। अब ना तो रेट गिवन है ना अमाउंट गिवन है, क्या दिया है सीधे कंप्यूटेड वैल्यू, यानी क्या दिया है सीधे इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, तो उसको हमको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। मतलब 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। ग्रॉसअप हमेशा उसी फॉर्मूले से होगा, अमाउंट इंटू 100 अपॉन 90 से। क्लियर है? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में रहता है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट में वो ये बोलता है कि यदि इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है एंड इफ इंटरेस्ट इज मोर देन 10,000, यदि बैंक में जितनी भी हमारी एफडीज हैं उसका यदि इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा है, और क्या दिया हुआ है साथ में, नेट वर्थ दिया हुआ है, तो हमको इसको ऑलवेज ग्रॉसअप करना है। क्लियर है? 10,000 से ज़्यादा पे क्यों ग्रॉसअप करना है? क्योंकि 10,000 से ज़्यादा पे 10% टैक्स कट जाता है। कैसे ग्रॉसअप करना है? द सेम फॉर्मूला, अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 से ग्रॉसअप करना है बेटा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ भी टैक्स का रेट वही है, सेम 10%। ओके, अब हम आगे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी। यदि इंटरेस्ट हमको बैंक से मिला, सिक्योरिटीज़ से मिला, सबसे पहले देख लिया, फिर हमने बैंक से लिया, फिर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जितना भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है? फिर इंटरेस्ट और इन कंपनी डिपॉजिट, और फर्म में यदि हमने कुछ डिपॉजिट किया हुआ है उससे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि नेट इंटरेस्ट इज़ मोर देन है, यदि मतलब नेट अमाउंट दिया है तो उसको ग्रॉसअप करना है, और यदि वो लेस देन 5,000 है तो एज इट इज़ टैक्सेबल हो जाए। मतलब 5,000 से ज़्यादा होगा तो उसको ग्रॉसअप करना है, और नेट भी दिया होगा तो, और यदि 5,000 से कम है तो उसको एज इट इज़ ले लेना है। उसके बाद देखिए हमारा सैलरी टू MP/MLA। देखिए हमारी सैलरी कहाँ जाती है? जैसे मान लीजिए मुझे सैलरी मिल रही है, आई एम अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज, आई एम गेटिंग सैलरी, बट माई सैलरी इज कंप्यूटेड अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, बट सैलरी ऑफ MP/MLA अदर सोर्स। वाई? MP/MLA की सैलरी अदर सोर्स में क्यों है? टैक्सेबल है वो तो ठीक है, लेकिन क्यों है? क्योंकि इनके बीच में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन नहीं होने के कारण इनकी सैलरी टैक्सेबल है अदर सोर्स में। ठीक है? मगर इनके डेली अलाउंसेस जो होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। इनके बीच में एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं, इसलिए MP/MLAs की सैलरी हेड में नहीं, अदर सोर्स में टैक्सेबल है। ठीक है? उसके बाद डायरेक्टर फी भी टैक्सेबल अदर सोर्स में। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर यदि ऐसे 10 to 6 ऐसे काम कर रहा है तो वो सैलरी में जाएगा, मगर यदि वो कब आ रहा, कब जा रहा, कितना काम कर रहा, क्या कर रहा, किसी को नहीं पता, देन कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में। ठीक है? देन कैजुअल इनकम, हमारी सारी कैजुअल इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है अदर सोर्स में। कैजुअल इनकम आप जानते हैं, कैजुअल इनकम वो होती है जो रेगुलर इनकम में नहीं होती है, कभी कभी हो गई, वो सब क्या कहलाती है? कैजुअल इनकम। तो वो सब कहाँ आ जाती हैं? चूँकि रेगुलर इनकम तो है नहीं, सैलरी तो रेगुलर इनकम है, लेकिन ये रेगुलर इनकम नहीं है, तो ये कहाँ जाती है? अदर सोर्स में। लास्ट है हमारा लॉटरी, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, ये सब भी कहाँ हो जाते हैं बेटा? टैक्सेबल अदर सोर्स में। ठीक है? उसके बाद लेकिन इनमें क्या ध्यान रखना है? इनमें भी लिमिट का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि इफ नेट अमाउंट इज मोर देन 10,000 देन ऑलवेज ग्रॉसअप। अब यहाँ ग्रॉसअप की कहानी क्या कहती है? यहाँ ये ग्रॉसअप की कहानी कहती है इस केस में कि अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70। वाई 70? बिकॉज टैक्स रेट इज वॉट? टैक्स रेट इज 30%। यानी जब 100 की इनकम हुई तो रिसीव हुई केवल 70। क्यों 70 रिसीव हुई? क्योंकि 100 का 30% 30 रुपीज़ डिडक्ट हो गया, तो कितना अर्न हुआ? 70। तो किससे ग्रॉसअप करते हैं? 70 से ग्रॉसअप करते हैं। वेन एवर वी रिसीव 70 देन एक्चुअल इनकम इज 100। ठीक है?
तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसमें कि मान लीजिए आपको लॉटरी से इनकम हुई है whenever we received 70 then actual income is 100. Suppose I receive 1,40,000 लॉटरी में, then 1,40,000 into 100 divided by 70. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इन दोनों का इंटू होता है और यहाँ जो अमाउंट होता है उसको हम डिवीजन में ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 2 लाख, मतलब 2 लाख की एक्चुअली लॉटरी जीती थी, लेकिन टैक्स डिडक्शन एट सोर्स 2 लाख का 30% यानी कितना हो गया 60,000 डिडक्ट हो गया। मतलब कब हो गया? एट सोर्स का मतलब होता है जैसे ही आपने जीता वैसे ही 60,000 लेस हो गया और आप तक पहुंचते पहुंचते कितना पहुंचा 1,40,000। यानी जब हम यहाँ पर आपकी इनकम देख रहे हैं तो हम 1,40,000 तो नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि आपकी इनकम तो कुछ और हुई थी, इसलिए हमको क्या करना पड़ा बेटा, यहाँ पर ग्रॉसअप करना पड़ा। किससे? इस फॉर्मूले से। क्लियर है? अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट रूल, फैमिली पेंशन। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए बहुत ही केयरफुली, यदि एम्प्लॉय को, जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, तो एम्प्लॉय को यदि पेंशन मिल रही है, यदि मुझे पेंशन मिल रही है, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ सैलरी। अपन ने जब मीनिंग ऑफ सैलरी पढ़ी थी अंडर सेक्शन 17, तब मैंने आपको 9 चीज़ें बताई थी डेफिनेशन ऑफ सैलरी में, उसमें पेंशन वर्ड भी था। तो यदि एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है तो कहाँ जाएगी? सैलरी में। लेकिन उसकी डेथ के बाद जो उसकी फैमिली मेंबर्स को मिल रही है उसके लिए है ये अदर सोर्स। इसमें रूल क्या कहता है? रूल कहता है 1/3 ऑफ पेंशन अमाउंट और 15,000 विच एवर इज लेस। ठीक है, 1/3 ऑफ पेंशन अमाउंट और 15,000 विच एवर इज लेस विल बी डिडक्टेबल फ्रॉम पेंशन अमाउंट एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। कैसे होगा ये? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सपोज पेंशन अमाउंट इज 21,000, सपोज 21,000 का 1/3 कितना हुआ? 7,000 और क्या लिखा है? 15,000। 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस बेटा 7। अब एक्चुअल अमाउंट ऑफ पेंशन रिसीव्ड इज 21 लेस 7, इन दोनों में से जो कम होगा उतना लेस हो जाएगा। ठीक, कितना बच गया? 11 में से 7 गया तो 4। ठीक, तो 14,000 इज टैक्सेबल। दिस इज योर टैक्सेबल पेंशन और कहाँ ऐड हो जाएगी? अदर सोर्स में। क्लियर है? तो पहली बात क्या ध्यान रखना है कि यदि एम्प्लॉय को मिल रही है तो सैलरी में जाएगी, और यदि उसकी फैमिली मेंबर्स को कब मिलती है? जब वो नहीं रहता। ठीक है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली मेंबर्स को मिलती है, उस केस में पेंशन कहाँ आती है? अदर सोर्स में। तब रूल क्या कहता है? 1/3 ऑफ द पेंशन अमाउंट और 15,000 विच एवर इज लेस विल बी टैक्स फ्री। तो सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 21,000 इज योर पेंशन अमाउंट, देन 21,000 का 1/3 इज 7 और 15 विच एवर इज लेस 7। तो 7 इसमें से लेस हो जाएगा एक्चुअल रिसीव पेंशन में से, एंड रिमेनिंग टैक्सेबल पार्ट विल बी एडेड इन अदर सोर्स। क्लियर? अब देखिए, यदि एग्जाम रेम्यूनरेशन के नाम से जो भी कुछ मिलता है, मतलब जैसे हम लोग जो आपके पेपर सेटिंग करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, इन्विजिलेशन करते हैं, वो सब कुछ कहाँ चला जाता है? अदर सोर्स। ठीक, देन आर्टिकल इनकम, जैसे हमने कोई आर्टिकल लिखा किसी इसमें मैगजीन में पब्लिश हुआ, बदले में हमें कुछ अमाउंट आता है, तो वो अमाउंट भी कहाँ आता है? अदर सोर्स में। देन इनकम फ्रॉम सब टेनेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सब टेनेंट का मतलब है, जैसे सपोज ये हाउस है, ये मैंने एक पर्सन को दे दिया लेट आउट के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, मैंने ए को दे दिया, मैं आई एम द ओनर, ए मेरे पास आया कि मुझे घर चाहिए, मैंने इसे दे दिया। इसने लेकिन खुद नहीं रहा, उसने ये घर किसको दे दिया? बी को दे दिया। इसको क्या कहते हैं? सब टेनेंट। घर मेरा, मुझसे बात करने ए आया, मैंने ए को लेट आउट किया, ए ने इस लेट आउट हाउस को बी को लेट आउट कर दिया, तो दिस इज नोन एज अ सब लेट आउट हाउस। जब एक पार्टी को दिया तो लेट आउट,
तो यहाँ तक की इनकम तो कहाँ चली जाती है, हाउस और लेट आउट। ये एक से एक पार्टी का कनेक्शन है, 2 लोग हैं बस, एक कनेक्शन है मेरा, आई एम द ओनर एंड ही इज़ माई टेनेंट। तब तक ये हाउस प्रॉपर्टी में चला जा रहा था, लेकिन जब इसने उठा के इसको दे दिया वही घर रहने के लिए, तो दिस इज़ नोन एज अ सब टेनेंट, सब लेट आउट। तो इससे जो इनकम हुई और इसने जो इनकम दी, मतलब इन दोनों के बीच में यदि इनकम हुई होती तो हाउस प्रॉपर्टी का हिस्सा होता, लेकिन अब क्या हुआ, ये अदर सोर्स की हिस्सा बन गया। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बीच में इनकम को कमा रहा है। ये इसको तो देता है कितना, ओनर को देता है कितना, ये ओनर को दे रहा है 2000 रुपीज़ उसी घर के, और इससे कितना ले रहा है, 4000 रुपीज़ ले रहा है। तो बी से इसकी इनकम हो रही है 4000 और इसके ऊपर लाइबिलिटी है केवल 2000 देने की, तो बीच का जो मार्जिन है 2000 का वो इसकी इनकम है। फॉर एग्जाम्पल उसने ये घर 5000 पे दे दिया, ए ने बी को 5000 पे दे दिया, 5000 उससे इनकम रिसीव कर रहा है, 2000 उसको रिटर्न कर रहा है ओनर को, तो बीच में कितना कमा रहा है, 5000। तो इसको निकालते कैसे हैं, इसको, इसका कंप्यूटेशन है रेंटल इनकम 5000 लेस इसमें से हो जाएंगे सारी। सबसे पहले तो क्या होगा, एक्चुअल पेड रेंट। इसके अलावा यदि उसने कोई और एक्सपेंस करे हों, जैसे उसने रिपेयरिंग करी हो, रेनोवेशन किया हो ताकि 5000 उससे इनकम मिले, तो जो भी और खर्चे करेगा वो सब यहाँ माइनस कर देगा, और उसके बाद जो यहाँ पर अमाउंट बच रहा है, दिस इज टैक्सेबल इन अदर सोर्स। क्लियर है, तो सब टेनेंट समझ में आया। जब 1 to 1 बात चल रही थी तो हाउस प्रॉपर्टी काम कर रहा था, जब इसने इसको दे दिया तो अदर सोर्स काम करने लगा। क्लियर है, और अदर सोर्स में क्या इनकम जाएगी, इससे क्या मिला और इसने क्या क्या खर्चे करे, वो सब वो माइनस करेगा, और जो डिफरेंस अमाउंट होगा, दिस इज द इनकम ऑफ सब टेनेंट। आपके एक क्वेश्चन है, उसमें हम सारे, इसका तो हम पार्टली निकालते हैं, बस एक चीज़ ऐसे, एक खर्चा ऐसा था, रेंट कलेक्शन चार्जेस, उसको बस हम, उसका पार्ट नहीं किया था। आई थिंक दैट वाज प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4th। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर ऑन हायर। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक ऐसी इनकम लेते हैं जिसमें हम अपने प्लांट या मशीनरी या फर्नीचर को हायर पे चलाते हैं, उस केस में हमें क्या मिलेगा बेटा, रेंट रिसीव होगा, क्योंकि हायर पे चल रहा है। तो जो रेंट रिसीव्ड होगा वो तो हमारी इनकम होगी, किसमें, अदर सोर्स में, लेकिन उसमें से हमें पहले उस पे जो एसेट पे डेप्ट लग रहा है उसको हम सब्सट्रैक्ट करवाएंगे, जो रिपेयरिंग हमें उसकी करनी पड़ रही है, बार बार हायर पे जा रही है चीज़, तो ऑब्वियसली रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ेगा, उसका जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस होगा, मतलब उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे वो पहले वी हैव टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस रेंटल अमाउंट, और उसके बाद जो बैलेंसिंग अमाउंट है, दैट बैलेंसिंग अमाउंट इज द इनकम ऑफ अदर सोर्स। क्लियर। फिर देखिए लास्ट में मैंने लिखा एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, बिकॉज विद इन इंडिया तो एग्जेम्प्टेड है, तो आउटसाइड इंडिया यदि बाहर से कोई एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो वो भी कहाँ आएंगी, सैलरी में आ नहीं सकती, हाउस प्रॉपर्टी में आ नहीं सकती, तो कहाँ आएंगी, अदर सोर्स। ठीक है, अब हम लास्ट में आ गए गिफ्ट्स। गिफ्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, गिफ्ट्स को बहुत ध्यान से समझिए। गिफ्ट के केस में वो ये कहता है कि यदि गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिल रहा है या गिफ्ट रिसीव फ्रॉम क्लोज रिलेटिव, तो ये दोनों ही केस कैसे हैं, टैक्स फ्री है। अगेन आई एम रिपीटिंग, यदि गिफ्ट हमको ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, विवाह के अवसर पर यदि हमें कोई उपहार या गिफ्ट मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री है, और क्लोज रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिल रहा है, क्लोज रिलेटिव से यहाँ पे मतलब है कि जैसे अब कोई है पर्सन है, सपोज ए, तो अपने मदर, फादर, भाई है ना, ऐसे लोगों से ले रहा है क्लोज रिलेटिव से, तो वो टैक्स फ्री है। इनको छोड़ दो, ये टैक्स फ्री कंडीशन छोड़ के यदि उसको कोई और गिफ्ट्स मिल रहे हैं अदर देन दिस, इसके अलावा यदि उसको कोई गिफ्ट मिल रहे हैं, तो एग्रीगेट अमाउंट इज मोर। एग्रीगेट का मतलब है कि जहाँ जहाँ से उसको गिफ्ट मिल रहे हैं सबको ऐड कर लीजिए। मान लो फ्रेंड से मिला, कोई दूर के रिलेटिव से मिला, ऐसा मिला वैसा मिला, वो सब कुछ जोड़ लीजिए, एग्रीगेट अमाउंट। अब इस एग्रीगेट अमाउंट को कंपेयर करिए कि दिस एग्रीगेट अमाउंट इज मोर देन 50,000 और लेस। If this aggregate amount is more than 50,000,
more than 50,000 then the whole gift will be taxable। ये वाला नहीं लेना है, ये तो छोड़ दीजिए, ये पार्टी अलग है, इसको ये तो फ्री हो गया, इसको काउंट नहीं करना है। इसको छोड़ करके जितने गिफ्ट और मिले हैं, अंकल से मिले, कोई दूर के चाचा पापा फूफा से मिले, कोई फ्रेंड से मिले, उन सबको जोड़ा तो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गिफ्ट हमने देखा साल भर का क्या 50,000 से ज़्यादा है। यदि 50,000 से ज़्यादा है तो वो पूरा गिफ्ट टैक्सेबल होगा, यदि 50,000 से कम है तो फ्री होगा। ठीक है, लास्ट में लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन। टैक्सेबल होगा केवल 50%। जैसे कॉम्पनसेशन मान लीजिए हमें किसी को देना है और हमने उसको थोड़ा लेट पेमेंट किया है कॉम्पनसेशन का, तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट कहाँ आएगा? अदर सोर्स में। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से डिडक्शंस आते हैं बेटा? इसमें पहला डिडक्शन है कलेक्शन चार्जेस। तो यदि हमने उस डिविडेंड या इंटरेस्ट की इनकम ली है जिस पे कलेक्शन चार्ज लगा है तो यहाँ पर वो माइनस होगा, लेकिन यदि इनकम ही नहीं ली तो एक्सपेंस माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो ये कब मिलेगा? जब हमने उसकी इनकम ली होगी, यदि उस पर कलेक्शन चार्जेस हैं और यदि वो इनकम में शामिल है तो यहाँ नीचे आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, और यदि वो इनकम में भी नहीं ली है तो यहाँ कलेक्शन चार्जेस भी माइनस नहीं होंगे। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि कोई सिक्योरिटी आपने लोन पर बाय करी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे रिलायंस इंडस्ट्री खरीद के शेयर्स खरीदने, अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने क्या किया? लोन लिया, और लोन का पैसा मैंने कहाँ यूटिलाइज कर लिया? रिलायंस के शेयर्स खरीदने में। अब ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उस लोन पे, ये अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि उससे जो इनकम जनरेट हुई वो तो हम देख रहे हैं इंटरेस्ट की, लेकिन इस खर्चे को भी तो देखना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन से यदि कोई सिक्योरिटी ली है और उस पर जो इनकम हो रही है उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट डिडक्ट होगा। फिर एनी इनकम विच इज़ इंकर्ड बाय द एसएससी टू अर्न सच इनकम, जैसे अभी मैंने तो आपको हेड वाइज ही बता दिए तुरंत माइनस करके कि क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, आई होप इससे आपका पूरा अदर सोर्स एक बार रिवाइज हो गया होगा, और जब आप क्वेश्चन करते हैं तब भी कहीं अटकते हैं तो प्लीज़ एक बार वापस से वीडियो को देख लें, 2-3 बार देख लेंगे तो आपको उसके रूल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।